नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ कांग्रेस के एक ऐसे सीनियर लीडर हैं जो इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट तो हैं ही, और इलेक्शन और प्रचार और इलेक्शन के मैनेजमेंट को लेकर उनका अपना एक्सपर्टाइज है। बहुत खामोशी से वो एक टीम का नेतृत्व करते हैं पर्दे के पीछे। मध्य प्रदेश के साथ साथ वो कर्नाटक के, जो इसके पहले इलेक्शन हुआ, सेक्रेटरी इंचार्ज हैं और CWC के मेंबर हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं कांग्रेस के। तो मुलाकात करिए मेरे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर, इंचार्ज सेक्रेटरी मध्य प्रदेश के, CWC मेंबर, राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला है। बहुत स्वागत करता हूं सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। सर, राजनीति से ही शुरू करता हूं। कर्नाटक का अनुभव कैसा रहा? तमाम चीज़ें थीं, एक बड़ा टफ चुनाव था, बड़ा मुश्किल चुनाव था, तमाम मसले थे। बीजेपी आप जानते ही हैं, मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, आपकी प्रतिद्वंद्वी पार्टी है कि पूरी ताकत लगाती है वो, हर तरह की ताकत, टॉप टू बॉटम। कांग्रेस से सोच, दृष्टि, संरचना सब में भिन्न है। तो कर्नाटक और अब मध्य प्रदेश, एक छोटा सा कंपैरिजन भी दीजिए हमको। कर्नाटक और मध्य प्रदेश का चुनाव एक जैसा ही है जी, अलग नहीं जी। अब आप कहेंगे क्यों, वो दूर दक्षिण का राज्य है, ये भारत का केंद्र बिंदु है जी। दोनों चुनाव धनबल बनाम जनबल के चुनाव हैं। भाजपा के पास धनबल है, अनाप शनाप कमाया हुआ पैसा है, भ्रष्टाचार से कमाया पैसा है, जनता से लूटा पैसा है। दूसरी तरफ जनबल है। कर्नाटक का चुनाव भी कर्नाटक की जनता ने लड़ा और मध्य प्रदेश का चुनाव भी मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ बहादुर जनता लड़ रही है। 5 करोड़ 45 लाख मतदाता लड़ रहे हैं और इसलिए ये भाजपा बनाम जनता का चुनाव हो गया है। अब जनता 18 साल की कुशासन से ऊब गई है, थक गई है। एक और बात है, सबसे बड़े मुद्दे कर्नाटक में क्या थे? आदरणीय मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, तो उन्होंने तो हनुमान जी को वहाँ मुद्दा बना रखा था। अब आप मुझे बताइए, पवन पुत्र हनुमान राजनीति का मुद्दा कैसे हो सकते हैं? वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुयायी हैं और जिस पर भगवान श्री राम विश्वास करते हों वो राजनीति में कांग्रेस या भाजपा के कैसे हो सकते हैं? वो तो ईष्ट देवता हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी यही कोशिश की जा रही है, काम पर बात ना हो, धर्म और जाति पर बात हो। हम काम पर बात कर रहे हैं। हमारा एक सकारात्मक एजेंडा है। हर महिला को 1500 रुपया प्रति माह देंगे ताकि वो भाजपा निर्मित महंगाई से लड़ सके। 500 रुपया का गैस सिलेंडर देंगे। ये कांग्रेस का एजेंडा है। कोई बीमार हो जाए तो हर परिवार को 25 लाख का बीमा करवा कर देंगे, नहीं तो गरीब और मध्यम वर्ग इलाज कैसे करवाए। ये एक सकारात्मक एजेंडा है जो हम लेकर चले हैं और वो केवल हिंदू मुसलमान करेंगे, हम काम की बात करेंगे। तो आपका इसके साथ एक सकारात्मक एजेंडे के साथ धर्म, जाति, अल्पसंख्यक, इसको लेकर भी एक बहुत स्पष्ट आपका व्यू आना चाहिए। हमारा व्यू बड़ा स्पष्ट है जी। धर्म आस्था है, धर्म भक्ति है। भगवान श्री राम क्या हैं? भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। मर्यादा क्या है? आज के कलयुग में, अगर इसे कलयुग कहा जा सकता है आपकी अनुमति से, तो कलयुग में प्रजातंत्र की रक्षा करना ही सबसे बड़ी मर्यादा है। गरीब का आंसू पहुंचना ही सबसे बड़ी मर्यादा है। आदिवासी, दलित, गरीब, मध्यम वर्ग के अधिकारों की रक्षा करना ही सबसे बड़ी मर्यादा है। युवाओं जो बेरोजगारी के दलदल में फंसे हैं उनको उस कीचड़ से बाहर निकालकर सम्मान की ज़िंदगी देना सबसे बड़ी मर्यादा है। महिलाओं जो हर रोज़ एक महिला अनाचार की शिकार तो केवल भोपाल राजधानी में हो जाती है, हर रोज़ प्रदेश में 13 से 18 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण और आगे बढ़ने की समानता का अधिकार देना ही सबसे बड़ी मर्यादा है। ये है भगवान राम की मर्यादा। भगवान राम पोस्टर पर लगाने वाली वस्तु नहीं हो सकते। भगवान राम कांग्रेस या भाजपा के नहीं हो सकते। भगवान राम तो ईष्ट देवता हैं। इसी प्रकार से जाति इस देश की वास्तविकता है, आप उसे नकार नहीं सकते। जब राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, हम सब
जाति जनगणना की बात करते हैं तो हम ये सुनिश्चित करने की बात करते हैं कि पिछड़ों को उनका अधिकार मिले। मध्यम वर्ग अगर कहीं अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है महंगाई और बेरोजगारी के, तो मर्यादा धर्म की, नीति की, राजनीति की ये है कि हम उसको प्रतिबिंबित करें। इसीलिए मैं कहता हूं कि राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं। भाजपा ये अंतर नहीं समझती। जी जी जी, इसमें इसके क्या कुछ नियम भी, जैसा आप कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति का धर्म होना चाहिए, तो इस धर्म के नियम क्या क्या होने चाहिए? राम मंदिर बन रहा है, इससे तो कांग्रेस को भी प्रसन्नता ही होगी, स्वाभाविक है, कोई विरोध नहीं है। जैसा बीजेपी कई बार आरोप लगाती है कि कांग्रेस को इससे भी पीड़ा है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो इस पर और एक खुले विमर्श की तरफ आप मानते हैं कि कांग्रेस 2023-24 में खड़ी हो गई है अब खुलकर? देखिए, हमने पहले दिन से ये कहा भगवान श्री राम का मंदिर भारतीय जनता पार्टी नहीं बना रही। जी। भगवान श्री राम मंदिर निर्माण का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने किया और कांग्रेस ने पहले दिन से ये कहा। मैंने स्वयं कांग्रेस की ओर से, तब मैं मुख्य प्रवक्ता था पार्टी का, ये कहा कि भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण अदालत के निर्णय के अनुरूप हो। अदालत ने निर्णय कर दिया, मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। करोड़ों करोड़ों इस देश के लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई का पैसा दिया, भगवान श्री राम का मंदिर का बने। उस मंदिर के निर्माण में ना कोई व्यवधान है, ना कोई अड़चन है, ना कोई ऐतराज कर रहा। तो फिर भगवान श्री राम या भगवान श्री राम का मंदिर किस प्रकार से राजनीति का विषय हो सकता है? इसीलिए मैंने कहा धर्म की राजनीति नहीं हो सकती, राजनीति का धर्म होना चाहिए। और अगर आपको भगवान श्री राम को मानना है तो केवल उनकी फोटो लगाकर नहीं आप मान सकते, केवल आप पोस्टर लगाकर भगवान श्री राम को नहीं मान सकते। जो राजनीति की मर्यादाओं का अनुपालन करेगा, ऐश्वर्य शक्ति उसके साथ होंगी। तो आप क्या ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस का एजेंडा ये है कि राम से वो भी प्रेरित है कांग्रेस का एजेंडा, लेकिन वो राम के आदर्श और आदर्श की जो नियमावली है उसके प्रति ज़्यादा इंक्लाइन है? भगवान श्री राम ही नाम ही आदर्श, त्याग, बलिदान, प्रेम का है। भगवान राम का नाम, सिया राम का नाम कभी विभाजन के लिए इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता। ये कोई मूर्ख व्यक्ति ही या पूर्वाग्रह से प्रेरित व्यक्ति ही कर सकता है। भगवान श्री राम तो प्रेम का नाम है। शबरी के बेर खाने का नाम भगवान है, भगवान राम है। सुग्रीव का मित्र बनने का नाम भगवान राम है। इसलिए जो लोग राम के नाम की राजनीति करते हैं उन्हें राम सद्बुद्धि देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। राहुल गांधी जी की यात्रा के बाद जो एक परसेप्शन था, एक नैरेटिव था राहुल जी को लेकर, ऐसा मानने वालों की कमी नहीं है कि वो बहुत बदला है। आप मानते हैं, क्योंकि आप एक मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट भी हैं, रणनीति बनाते हैं, आप समझते हैं कि परसेप्शन और स्ट्रैटेजी की इस लड़ाई में अब कांग्रेस बहुत सारे टूल्स अब समझ रही है, जैसे यात्रा एक बड़ा टूल बना? कोई सबसे सरल व्यक्ति को मैं जानता हूं तो उस व्यक्ति का नाम श्री राहुल गांधी है। राहुल गांधी इस देश की पीड़ा को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी एक मैकेनिक तक भी जाएंगे, एक धान लगाते किसान के साथ धान लगाकर उसकी पीड़ा और सुख दोनों की अनुभूति भी करेंगे। राहुल गांधी एक ट्रक ड्राइवर की पीड़ा भी जानना चाहते हैं। राहुल गांधी एक कुली के साथ प्लेटफॉर्म पे बोझ ढोकर ये भी जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से उस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में रोज की रोटी कमाने में चुनौतियों की अनुभूति होती है। राहुल गांधी 3500 किलोमीटर जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले तो वो इसलिए चले कि वो ये बात उठाना चाहते थे कि इस देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, सबसे बड़ी समस्या महंगाई है, सबसे बड़ी समस्या आर्थिक असमानता है। जिस देश के अंदर 76% पैसा 1% लोगों के पास हो,
और बाकी के 99% के पास 30% भी ना हो, तो उस देश में आर्थिक समानता का एक युद्ध चलाने की ज़रूरत है। मैं जानबूझकर युद्ध की बात की, वो कोई टकराव का मेरा मायना नहीं। आर्थिक समानता के लिए एक बलबला पैदा करने की ज़रूरत है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि समाज में टकराव से प्रदेश और देश प्रगति नहीं कर सकते। मेरे घर में 2 बच्चे हैं, अगर वो दोनों लड़ते रहेंगे तो घर आगे कैसे बढ़ेगा। ऐसे ही समाज में भिन्न भिन्न जातियां और धर्म अगर लड़ते रहेंगे और पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल उनका टकराव करवाकर राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे जैसा भाजपा कर रही है, तो उससे फिर देश आगे नहीं बढ़ेगा, उसकी प्रगति पर विराम लग जाएगा। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा थी बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता और जो नफरत का माहौल है उसके खिलाफ, और ये इस देश के मूलभूत मुद्दे हैं। और आज इसलिए इस देश में हर व्यक्ति जो इनसे पीड़ित है वो आज राहुल गांधी जी की तरफ देखता है। और जातिगत जनगणना भी की बात जब हम करते हैं, जिससे पिछड़ों, गरीबों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं को लाभ होगा, वो इसी का एक हिस्सा है। सामाजिक और आर्थिक समानता की धुरी उसके ध्वजवाहक राहुल गांधी बन गए हैं। ये बदलाव आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि ये उनके मन से निकला हुआ आभास है। बीजेपी की तरफ से एक एलिगेशन ये आता है कि कटुता बढ़ाने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कई बार राहुल जी के वक्तव्य ऐसे आ जाते हैं कि दोनों पार्टियों के बीच में काफ़ी रार तकरार होती है। ना कांग्रेस ना राहुल गांधी, हमारा रास्ता ही कटुता का नहीं, हमारा रास्ता तो आदर्श और प्रेम का है। आप याद करिए, जब संसद में एक बुजुर्ग के तौर पर राहुल गांधी आदर के साथ मोदी जी से गले मिलने गए, तो मोदी जी ने कहा ये गले पड़ गए। क्या 73-74 साल के बुजुर्ग को एक 50-52 साल के नौजवान के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर ये कह दिया कि सरदार मनमोहन सिंह तो बाथरूम में छतरी लगा कर नहाते हैं। क्या ये भाषा है प्रधानमंत्री की? क्या उन्हें ये भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए? राजनीति में इस प्रकार की कटुता भारतीय जनता पार्टी पैदा करती है। हम फिर भी कभी नहीं कहते। पता नहीं किस प्रकार की गाली गलौज की भाषा वो हर रोज़ गांधी नेहरू परिवार के बारे में इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे लोग जो गालियां देते हैं उन्हें प्रधानमंत्री गले से लगाते हैं। केवल गांधी नेहरू परिवार या कांग्रेस को नहीं, महिलाओं को, आदिवासियों को, दलितों को, ऐसे सब लोगों को मैं मानता हूं शरद जी, राजनीति में शब्दावली और भाषा इन दोनों को बदलने की ज़रूरत है। कांग्रेस जो है वो लगातार ये पहल करती रहेगी। हम मोदी जी का आदर करते हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लोगों ने उन्हें चुना है। परंतु ये भी सच है कि जिस प्रकार की भाषा, शब्दावली और मर्यादा और आदर्श उसकी अपेक्षा उनसे और या उनकी पार्टी के अन्य लोगों से की जा सकती है, वो है नहीं। मध्य प्रदेश में आपके टिकट की जो सूची रही उसकी बड़ी तारीफ भी हुई कि बड़ी अच्छी सूची दी, काफ़ी चिंतन, लेकिन अब उसके बाद काफ़ी तनाव भी है, जिसको आप भी सुलझा रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी भी सुलझा रहे हैं और तमाम बड़े नेता लगे हैं। और यही कांग्रेस का सबसे नाजुक और संवेदनशील बिंदु होता है कि आप अंतिम समय में ये जो नाराज़ फूफा मौसा होते हैं, इनको अगर आप मना लेते हैं तो आपकी राह आसान हो जाती है, और अगर ये नहीं मनते हैं और अपना बोरिया बिस्तर बांध के इधर उधर चले जाते हैं तो चुनौती होती। कितने आश्वस्त हैं इस बार आप? शरद भाई, हमारे यहाँ गांव में कहते हैं जी कि, और हरियाणा में खास तौर से, कि भाई जिसके घर में बर्तन होंगे थोड़ा बहुत तो खड़केंगे। अपने यहाँ गांव की एक कहावत है। मैं आपके चैनल, बिकॉज सबसे ज़्यादा आपका चैनल पूरे मध्य प्रदेश में लोग देखते हैं और मेरी पार्टी के लोग भी देखते हैं, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, हर वो व्यक्ति जो आहत है, कांग्रेस में लगभग 4600 उम्मीदवार थे, मेरे पास 230 सीट हैं। मैं 4600 को अगर दे सकता तो मैं दे देता, कांग्रेस पार्टी दे देती। हर वो व्यक्ति हमारे परिवार का हिस्सा है जिसको हम टिकट नहीं दे पाए। उसका क्लेम है और उसका क्लेम जायज़ है, हमसे गुस्सा जायज़ है, हमसे पीड़ा जायज़ है, उसको हमारे ऊपर गुस्सा करना जायज़ है।
क्योंकि कांग्रेस पार्टी को उन 4,600 उम्मीदवारों की आकांक्षाओं पर खरा उतरना है 8.5 करोड़ लोगों के साथ साथ, क्योंकि वो 4600 लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। उनमें से एक भी अगर आहत होता है, एक को भी तनिक पीड़ा होती है, अगर एक की आंख में भी आंसू होते हैं तो पूरी कांग्रेस रोती है। और मैं आज आपके चैनल पर कहता हूं कि मेरा मन भी उनके साथ रोता है। पर मैं आपको ये कहता हूं कि हर वो व्यक्ति जिसको हम टिकट नहीं दे पाए या हमसे कहीं गलती भी हो गई होगी, मैं हाथ जोड़कर आपके चैनल पर मानता हूं कि वो साथी उस गलती की सज़ा जो किसी मेरे जैसे व्यक्ति के द्वारा हो गई हो, अपनी मां को मत दें कांग्रेस पार्टी को। और हमारे मध्य प्रदेश जो है वो हमारा परिवार है, उस परिवार को मत दे दें, क्योंकि आज मध्य प्रदेश पर भाजपा ने हमला बोल रखा है। 4,22,000 करोड़ जिस प्रदेश पर कर्ज हो, 50,000 रुपये कर्ज के बोझ के नीचे जिस प्रदेश को डुबो दिया गया हो, 15-15 लाख में पटवारी की नौकरी बिकती हो, 50-50% कमीशन की बातें आती हों, जहां बेटियों के साथ अनाचार होता हो, जहां 3 साल में 2 लाख बेटियां अपहरण उनका हो गया हो, उस प्रदेश को ढर्रे पर चढ़ाना आवश्यक है। इसलिए मध्य प्रदेश के लिए हम एक एक साथी का सम्मान करेंगे, उनको मध्य प्रदेश के विकास की डोर और प्रगति की डोर में जोड़ेंगे, और कहीं कोई कमी हो गई हो तो उसे दूर करेंगे खुले मन से, क्योंकि वो हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हम उन्हें मनाएंगे, हर रूठे को मनाएंगे, किसी को ना भी मना पाए तो हम आखिरी दम तक कोशिश करते रहेंगे। ये आपकी बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जब आप ये बात कह रहे थे तो मैं उस दबाव को और उस तनाव को और उस पीड़ा को मैं आपकी आंखों में देख भी रहा था, क्योंकि जाने वाला चला जाता है लेकिन वो पीछे अपना दर्द शायद आपके पास छोड़ जाता है। आप जब ये बात कह रहे थे, और मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण बात है, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ, ये 2 पिलर हैं मध्य प्रदेश में जो लगभग 90 के दशक से लेकर आज तक हैं, और एक बड़ा ही दिलचस्प रिश्ता भी है इनका। इन दोनों नेताओं के रिश्तों को कैसे देखते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में आपकी सरकार का बहुत हद तक दारोमदार इन दोनों नेताओं पर टिका है। शरद भाई, मैं थोड़ा सा इस सवाल को और आगे ले जाऊं। जी जी। अच्छी बात यह है कि कांग्रेस के पास इन दोनों से आगे एक और नया नेतृत्व भी खड़ा हो गया जी। और ये आज आपके चैनल पर मैं कहना चाहूँ, हमारे पास कितने सारे नई युवा नेताओं की फौज है। हमारे पास जयवर्धन सिंह हैं, हमारे पास अरुण यादव हैं, हमारे पास कमलेश्वर पटेल हैं, हमारे पास जीतू पटवारी हैं, हमारे पास ओमकार मरकम हैं, हमारे पास उमंग सिंगार हैं, हमारे पास कितने सारे दलित, आदिवासी, पिछड़े, ब्राह्मण, राजपूत, अलग अलग वर्गों के नेता हैं। मैं सबका नाम शायद आपके चैनल पर नहीं ले पाऊंगा, पर इतने सारे युवा नेता भी हैं। और जहाँ तक इन दोनों का प्रश्न है, ये तो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये राम लखन की जोड़ी है। और अगर मैं कुछ युवा शैली में कहूँ तो ये शोले के जय वीरू हैं। जय वीरू। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत तकलीफ होती क्योंकि भाजपा गब्बर सिंह है, पर गब्बर सिंह कभी जय वीरू को डरा पाया? तो यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो भाजपा के गब्बरों को मैं कहता हूँ, आपकी गीदड़ भभकियों से ना हमारे जय वीरू डरने वाले, ना कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी डरने वाले, और ना एक लंबा युवा नेतृत्व जो इस प्रदेश को आगे लेकर जाएगा। प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने तक चले जाइए, आपको एक से एक हर बिरादरी से, आपको कम्युनिटी से नए नौजवान लड़के मिलेंगे। कुणाल हैं, समंदर पटेल हैं, मैं किस किस का नाम लूँ, इतने सारे हमारे पास नौजवान नेतृत्व शायद कहीं किसी और प्रदेश में कांग्रेस के पास नहीं है। तो एक लंबी लाइन खड़ी है और ये प्रदेश मजबूत हाथों में है, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर इस प्रदेश की बागडोर अब अगली पीढ़ी को सौंपने के लिए तैयारी कर रखी है। आपकी ताकत क्या है जिसके आधार पर आप 2023 में ये दावा कर रहे हैं कि चलिए, जो हमारे अपोनेंट्स की सो कॉल्ड खामियां हैं उसका फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन कांग्रेस की अपनी ताकत क्या है? आप कैसे ये दावा कर सकते हैं प्रदेश की जनता से कि अगर आपको मौका मिलता है तो आप गुड गवर्नेंस का एक अद्भुत मॉडल मध्य प्रदेश में पेश कर सकते हैं? अगर आप हमारा मैनिफेस्टो देखें तो उस मैनिफेस्टो में हमने दिया किस प्रकार से गांव के अंदर रोज़गार पैदा करें। 3.5 लाख तो ऐसे रोज़गार हैं जो गांव में पैदा करेंगे। उसमें सफाई कर्मचारी से लेकर
और ग्राम पंचायत में काम करने तक हमने ग्राम पंचायत के माध्यम से, ताकि उनका सशक्तिकरण हो, 3 से 4 लाख लोग, सरकार पैसा देगी, ग्राम पंचायत उनसे काम लेगी, गांव के अंदर ही उन्हें काम मिल जाएगा। और 15 से 20 लाख इमीडिएटली पहले 3 साल में निजी क्षेत्र के अंदर नौकरियां पैदा करेंगे निवेश लाकर। इसी प्रकार से शिक्षा, किस प्रकार से वो आगे बढ़े। यहाँ पर 2600 तो ऐसे स्कूल हैं जहाँ बिजली नहीं, यहाँ पर 8000 7800 के करीब स्कूल हैं जहाँ टीचर ही नहीं। तो इसलिए हमने ये निर्णय किया। और आज मैं पढ़ रहा था कि अभी भी अगर इनकी माने तो जो व्यापम है वो अभी भी सरकारी मास्टर भर्ती नहीं कर सकता। तो ये इस सब को हमें बदलना है, प्रदेश को एक नया विजन देना है। महंगाई ने किस प्रकार से कमर तोड़ी है, 500 का गैस सिलेंडर, 1500 रुपया हर महिला को। तो हमारे जो 11 वचन थे और अब उनमें हमने और एडिशंस किए हैं। हमें इन सारी स्कीम्स के माध्यम से एक ऐसा तंत्र, सुरक्षा चक्कर बुनना है जिससे मध्य प्रदेश तरक्की और विकास की राह पर चल सके। कि आप मध्य प्रदेश को फाइनेंशियली डिरेल हुए बिना आप इन घोषणाओं की पूर्ति करते हुए किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए आगे बढ़ते हुए आप मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति को भी मजबूत रखेंगे। यहाँ तो 18.5 साल तक तो लाडली बहना याद नहीं आई। चुनाव से 1 महीना पहले आप कहते हो मैं 1200 रुपया देता हूँ, वो भी क्या करके 15,000 करोड़ का कर्ज उठाकर। उससे आप लाडली बहना का पैसा 2 महीने देकर आप लोगों का ईमान खरीदते हैं। ये भाजपा और शिवराज सिंह चौहान का मॉडल है। दूसरी तरफ कांग्रेस का मॉडल है, आप अपने चैनल से पता करवाएं। हम वहाँ 1,25,00,000 महिलाओं के खाते में हर महीने 2,000 रुपया ट्रांसफ़र करते हैं। 90 दिन के अंदर हमने वादा लागू किया, इसलिए कि कांग्रेस जब आती है तो इकॉनमी एक्सपैंड होती है। अर्थव्यवस्था और जीएसडीपी दोनों एक्सपैंड होंगी। जब एक्सपैंड होंगी तो उससे कर आएगा तो आप उन्हें, लोगों को उस डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा बनाएंगे। और यहाँ बड़ी सिंपल बात है, कहते हैं कि यहाँ 50% कमीशन है। आपका बजट साइज़ अगर आप देखें, उस बजट साइड का में से अगर आप वो 50% कमीशन ख़त्म कर दें तो 50,000 करोड़ क्यों, आपके पास तो शायद 1.5-2 लाख करोड़ बच जाएगा। तो आपको केवल भ्रष्टाचार बंद करना है। अगर भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा तो वो पैसा जो आएगा वो आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करके दोबारा उस पैसे का वितरण लोगों तक करना है। बस यही एक तरीका है। चलिए सर, आपकी सोच, आपकी दृष्टि के लिए बहुत शुभकामनाएं, और जिस विचार को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी पॉलिटिकल जर्नी के लिए भी और मध्य प्रदेश में आपकी चुनावी संभावनाओं के लिए भी आपको बहुत शुभकामनाएं। ये थे CWC के मेंबर, राज्यसभा सदस्य, इंचार्ज सेक्रेटरी मध्य प्रदेश, कर्नाटक भी, रणदीप सिंह सुरजेवाला। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।